हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल और पीईएस भर्ती 2026 के पार्ट 2 के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है चंचल और ये है मेरा मोबाइल नंबर। यदि पीईएस भर्ती को लेकर आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप इसे व्हाट्सएप कहिएगा कि चंचल सर से बात करनी है तो मेरी टीम आपकी मुझसे बात करवा देगी। तो जब मैंने पीएस भर्ती पर पिछला वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत सारे लोगों को अभी भी कन्फ्यूज़न है और कई सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे कि सर ये समस्या है। तो उन सारे चीज़ों को लेकर मैं आपकी समस्या को दूर करने वाला हूं। दूसरी बात क्या है कि इस भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया कैसे होती है, पाठ्यक्रम क्या होता है और पेपर कैसे आता है, क्या करना है। तो ध्यान रखिएगा, ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 का वीडियो मैं दोबारा बनाऊंगा क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहले मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा ताकि आपके मन में अन्य कोई शंका नहीं रहेगी। तो देखिए, ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आपको कोई डिटेल जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझ पर इस पर बात कर सकते हैं। हम बात कब से कर रहे हैं? पीईएस भर्ती 2026। तो पहली बात तो ये जान लीजिएगा कि पीईएस भर्ती 2026 ये भर्ती यूपी पीसीएस 2026 की जो परीक्षा होनी है उसके थ्रू आने वाली है। ठीक, इसका विज्ञापन कब आएगा? तो देखिए, इसका विज्ञापन जो है, इसका विज्ञापन मान के चलिए कि आप इसका विज्ञापन जुलाई में आ जाएगा। विज्ञापन जुलाई में आ जाएगा और इसकी जो पहली परीक्षा है, तो अब मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, इसकी पहली एलिजिबिलिटी क्या है, तो अब आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि पीईएस भर्ती का कोई अलग से विज्ञापन नहीं आता। पीईएस भर्ती का कोई अलग से विज्ञापन नहीं आता, मतलब पीईएस रिक्रूटमेंट का कोई अलग से ठीक नोटिफिकेशन नहीं आता। ये परीक्षा जो कंबाइंड यूपीपीएससी की परीक्षा होती है, कंबाइंड यूपीपीएससी की परीक्षा होती है, उसी के थ्रू इसका विज्ञापन आता है। तो कंबाइंड यूपीपीएससी 2026 का विज्ञापन जो है वो जुलाई में आएगा, तो ये भर्ती उसी में आएगी। ठीक, उसी में आएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप कौन कौन सी भर्ती आनी है पीएस में। तो देखिए, पीईएस के अंडर में जो है कुल 4 प्रकार की भर्तियां आनी हैं। कुल 4 प्रकार की भर्तियां आनी है, इसको भी समझ लीजिएगा। पीएस का मतलब क्या था? प्रोविंशियल एजुकेशनल सर्विस। होता क्या है कि जब यूपीपीएससी अपनी परीक्षाएं आयोजित करता है तो होता है क्या कि अलग अलग विभाग क्या करते हैं, अपना अधियाचन भेजते हैं कि हमको इस पद पे भर्ती करानी है। ये सब कराती कौन है? तो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश कराती है इस भर्ती को। ठीक, तो जैसे मान लीजिए होम डिपार्टमेंट है तो उनको डिप्टी एसपी चाहिए तो वो आयोग को भेजेगा। एसडीएम के लिए चाहिए तो आयोग के पास आएगा। सीडीपीओ के लिए चाहिए तो आयोग के पास आएगा। मतलब ये पूरी भर्ती प्रक्रिया एक ही परीक्षा के द्वारा आयोजित की जाती है। ठीक, अब जो व्यक्ति जिसमें एलिजिबल होता है वो उस भर्ती के प्रक्रिया में पूरी होता है। लेकिन हाँ, जिसके पास विशेष योग्यता होती है तो लोक सेवा आयोग के द्वारा जितनी भी पद आते हैं, आप मान के चलिए वो लगभग सभी पदों के लिए एलिजिबल होता है, सिवाय 1-2 पदों को छोड़कर। तो देखिए, पीईएस के अंडर में जो है कौन कौन सी भर्ती ये आती है। देखिए, पीईएस के अंडर में कुल 4 प्रकार के पद हैं इस बार जो परीक्षा में आएंगे। तो पहला पद कौन सा है? तो पहला पद बीएसए है। पहला पद बीएसए है, जिसको बोलते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी। ठीक, इसकी योग्यता क्या है? देखिए, बेसिक शिक्षा अधिकारी की योग्यता क्या है कि आपने किसी भी विषय से पीजी किया हो। आपने किसी भी विषय से पीजी किया हो, मतलब आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। आप उसके बाद के आप भारत के नागरिक होना चाहिए। आप किसी भी राज्य के नागरिक हो, इसके लिए बीएड नहीं चाहिए होती है। इसके लिए बीएड नहीं चाहिए होती। उम्र सीमा कितनी होती है? तो उम्र सीमा जो होती है 21 से लेकर 40 साल तक होती है। अनरिजर्व कैटेगरी की, अनरिजर्व कैटेगरी की अलग अलग कैटेगरी को आयु में छूट मिलती है। यदि आप राज्य कर्मचारी हैं, यदि आप राज्य कर्मचारी हैं तो आपको उम्र सीमा में 5 साल की छूट मिल जाती है। 5 साल की छूट मिल जाती है। तो मुझे लगता है आपकी पहली क्वेरी कंप्लीट हो गई, बीएसए क्या होता है। ठीक, दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण पद है, ठीक, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद है वो है सीनियर लेक्चरर डाइट। सीनियर लेक्चरर डाइट। ठीक, ये वो होते हैं कि जो लोग क्या करते हैं, तो जो लोग बीटीसी करते हैं, बीटीसी को पढ़ाने का काम इनका होता है, इसलिए इनको सीनियर लेक्चरर डाइट बोलते हैं। ठीक, इनकी भी उम्र सीमा कितनी होती है? तो इनकी भी उम्र सीमा जो होती है वो 21 से लेकर 40 के बीच में होती है। ठीक, 21 से लेकर 40 के बीच में होती है पहले। अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, इसको आप समझ लीजिएगा। इनकी जो क्वालिफिकेशन होती है कि आपने किसी विषय से पीजी किया हुआ हो, आपने किसी एक विषय से पीजी किया हुआ हो और आपने बीएड किया हुआ हो, आपने बीएड किया हुआ हो, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। जो मैं एज क्राइटेरिया बता रहा हूँ, एज क्राइटेरिया क्या है?
ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। बाकी जो आप अपनी कैटेगरी में आते हैं तो अपनी कैटेगरी के अनुसार क्या होता है, आपको उम्र सीमा में छूट मिल जाती है। यदि आप राज्य कर्मचारी हैं तो आपको उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलती है। तो वो आप उसको समझ लीजिएगा, या उस पर डाउट होगा तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं आपकी क्वेरी को दूर कर दूंगा। अब बहुत लोग को जो है डाउट होता है कि सर हमने पहले बीएड किया था उसके बाद हमने पीजी किया था। इससे कोई मतलब नहीं है। आपने या तो पहले बीएड किया हो उसके बाद आपने पीजी किया हो, या फिर आपने पहले पीजी किया हो उसके बाद बीएड किया हो, तो सीनियर लेक्चरर डाइट के लिए आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं। ठीक, एलिजिबल कैंडिडेट हैं। दूसरा जो है एक और पद जो इस बार आने वाला है इस भर्ती से, तो वो आने वाला है डाइट लेक्चरर का, डाइट लेक्चरर। ठीक, डाइट लेक्चरर का, ठीक, डाइट लेक्चरर का। ये भर्ती पहले जो आती थी, ये भर्ती पहले अलग से आती थी, पहले अलग से आती थी। ये भर्ती आखिरी बार 2014 में आई थी, 2014 में आई थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, तो डाइट लेक्चरर, देखिए डाइट में 2 प्रकार के पद होते हैं, एक होता है सीनियर डाइट लेक्चरर और एक होता है डाइट लेक्चरर, एक होता है डाइट लेक्चरर। ठीक है, तो डाइट लेक्चरर जो होता है इसकी भी योग्यता क्या है, इसकी भी योग्यता क्या है, पीजी है प्लस बीएड है, पीजी है प्लस बीएड है। उम्र सीमा वही 21 से 40 साल की उम्र सीमा इसकी भी होती है। ठीक है, इसकी भी होती है। ठीक, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पद है जो पीईएस से इस साल आना है, जो तीसरा महत्वपूर्ण पद है वो है जीआईसी प्रिंसिपल का, वो है जीआईसी प्रिंसिपल की पोस्ट आनी है। अब बहुत सारे लोगों को इस पर अभी भी कंफ्यूजन है कि सर हम जीआईसी प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो देखिए जीआईसी प्रिंसिपल की एलिजिबिलिटी को एक बार ध्यान से समझ लीजिए। मैं इसको आपको डिटेल में बता रहा हूँ। इसको देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो, कोई भी इंटरनेट का यूज करने की सहायता नहीं है। तो पहला देखिए इसकी पहली योग्यता क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इसकी, तो वो क्या है कि आपने किसी विषय से पोस्ट ग्रेजुएट किया हो, फिर आपने बीएड किया हुआ हो, आपने बीएड किया हुआ, तो पहली तो ये होती है। दूसरी बात क्या है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल टीचिंग का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, किसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, वो चाहे राष्ट्रीय इंटर कॉलेज हो या किसी राज्य का इंटर कॉलेज हो। ठीक, यानी पूरे भारत में जितने 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। ठीक, आप किसी भी राज्य में अगर क्या हैं, आप टीचर हैं और आपको कक्षा 9 से लेकर, कक्षा 9 मतलब क्लास 9 से लेकर और क्लास 12 तक यदि आपको पढ़ाने का अनुभव है, कितने साल का, 3 साल का, तब आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। प्राइमरी के टीचर इस पद के लिए एलिजिबल नहीं होते, प्राइवेट स्कूल के टीचर इस पद के लिए एलिजिबल नहीं होते। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्राइवेट डिग्री कॉलेज जो होते हैं, प्राइवेट डिग्री कॉलेज, उसके टीचर भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होते। इसके लिए ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपने किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक, आपने किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आपने टीचिंग की हो, ये ध्यान रखिएगा। कितने साल तक किया हो, तो आपने 3 साल तक की टीचिंग की हो। अब ये स्कूल कैसे हो सकते हैं, तो देखिए, यानी मेरे कहने का मतलब, यदि आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप नवोदय विद्यालय में टीचर हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप रेलवे के स्कूल में टीचर हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप आर्मी स्कूल में टीचर हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप एयरफोर्स के स्कूल में टीचर हैं तो आप एलिजिबल हैं। ठीक, मतलब किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में यदि आप टीचर हैं और आपके पास 9 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाने का 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं। अब मैं इस चीज को दोबारा समराइज कर देता हूं ताकि आपके मन में कोई शंका न रहे। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि देखिए पीईएस से क्या है, तो पीईएस से 4 प्रकार की भर्तियां इस बार रहेंगी। तो पहली कौन सी है, तो पहली बीएससी की है, पहली बीएससी की है। इसके लिए बस केवल पीजी चाहिए, केवल पीजी चाहिए। दूसरी क्या है, डाइट लेक्चरर की है, डाइट लेक्चरर की है। इसके लिए क्या चाहिए, पीजी प्लस बीएड चाहिए, मतलब आपने किसी भी विषय से स्नातक किया हो या फिर आपने एमएड किया हो, एमएड किया हो तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, फिर तीसरी कौन सी है, तो सीनियर डाइट लेक्चरर की है, सीनियर डाइट लेक्चरर की है। ठीक, इसमें आपने क्या किया हो, इसमें भी आपने पीजी किया हो प्लस बीएड किया हो, प्लस बीएड किया हो। और चौथी कौन सी है, तो जीआईसी प्रिंसिपल है, जीआईसी प्रिंसिपल है, और इसके लिए आपने पीजी किया हो, आपने बीएड किया हो, प्लस आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है किसी भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ाने का, क्लास 9 से लेकर क्लास 10 तक का। अब देखिए जो बीएसए होता है, देखिए बीएसए के कुल कितने पद आने इस साल हैं,
तो देखिए बीएसए के जो है टोटल पदों की जो संख्या है, तो बीएसए के टोटल पदों की संख्या इस बार आएगी वो लगभग 42 +-3 यानी इतने पद आने हैं। डाइट लेक्चरर के जो है इस बार जो पदों की संख्या है वो लगभग जो है 177 के आसपास रहेगी, मतलब +-2 कर लीजिएगा। ठीक, सीनियर डाइट लेक्चरर की जो पदों की संख्या है वो 127 +-2 है, और जीआईसी प्रिंसिपल के पदों की संख्या आप मान के चलिए कि 250 के आसपास होगी, 250 के आसपास होगी। तो अगर मान लीजिए हम इसको छोड़ दें, क्योंकि इसमें बीएड अनिवार्य नहीं है, इसमें बीएड अनिवार्य नहीं है, तो अगर हम केवल इनको ले लें तो आप मान के चलिए कि लगभग देखिए 250 और 150 यानी आप मान के चलिए कि लगभग 500 पद जो है वो बीएड के अभ्यर्थियों के लिए आने हैं। लगभग 500 यानी अप्रॉक्स 500, क्योंकि कुछ सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है, यानी लगभग 500 पोस्ट जो है वो केवल बीएड के विद्यार्थियों के लिए ही क्या है, मतलब उनके लिए एलिजिबल कैंडिडेट है और उनके लिए ही है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डाइट लेक्चर की भर्ती पहले नहीं आती थी, इस बार आएगी, ये संस्तुति हो चुकी है। ठीक, दूसरी बात क्या होता है, अब देखिए बहुत सारे लोगों को जो मन में शंका होती है कि सर इसकी तैयारी कैसे करें। तो देखिए होता क्या है कि जब भर्ती परीक्षा होती है तो एक ही फॉर्म भरा जाता है सबके लिए, वो चाहे सीनियर डाइट लेक्चरर हो, चाहे बीएसए हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे डिप्टी एसपी हो, सब एक ही फॉर्म भरते हैं प्री का। प्री के फॉर्म भरते समय आपको बताना होगा कि आप इस पद के लिए एलिजिबल है कि नहीं। यहाँ पे आपको यस और नो का ऑप्शन आता है, आपको यस और नो का ऑप्शन को टिक करना है। यदि आप यस करेंगे तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, यदि आप नो करेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो आप केवल उन पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे जिन पोस्ट के लिए बस केवल आपने क्या किया हो, तो केवल आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया हो। तो अब मेरी एक बात ध्यान रखिएगा कि जिन्होंने बीएड किया हुआ है तो वो जान लीजिएगा वो दो प्रकार की जो वैकेंसी आएगी उनके लिए एलिजिबल है। तो पहली कौन सी, तो पहली होती है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पद बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव पदों में कौन कौन से पद होते हैं, तो देखिए इसमें होता है एसडीएम जो सबसे क्रीम पोस्ट है, जैसे उसमें पोस्ट होता है, इसमें पोस्ट होता है डीवाईएसपी होता है, डीवाईएसपी होता है, इसमें एआरटीओ होता है, इसमें ईओ होता है, इसमें डीपीआरओ होता है, इसमें बीडीओ होता है, ठीक, इसमें नायब तहसीलदार होता है। मतलब ऐसे बहुत सारे पद होते हैं, ऐसे बहुत सारे पद होते हैं। जिसको चाहिए होगा सर कुल कितने पद होते हैं, तो ऐसे जान लीजिएगा लगभग ऐसे जान लीजिएगा 27 टाइप के पद होते हैं जिनके लिए केवल आपने यूजी किया हो, मतलब आपने कोई अंडर ग्रेजुएट का कोर्स किया हो। एक बात ध्यान रखिएगा कि फॉर्म भरते समय आपके पास ठीक योग्यता पूरी होनी चाहिए, यानी अपियरिंग वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ठीक, दूसरी बात अब देखिएगा कि जो स्पेशल पद होते हैं, जिसको स्पेशल पद बोलते हैं, स्पेशल मतलब कि स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले, स्पेशल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो पद होते हैं उनकी कट ऑफ अलग बनाई जाती है, उनकी कट ऑफ अलग बनाई जाती है। आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, जब 2026 का फाइनल रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा कि जीआईसी प्रिंसिपल की पोस्टें ये खाली जाएंगी। खाली इसलिए जाएंगी क्योंकि इसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो मिलते नहीं है। ठीक, सीनियर लेक्चरर डाइट इसके पद भी खाली जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पद मिलते नहीं है। क्योंकि होता है क्या है कि लोक सेवा आयोग की जब परीक्षा देते हैं तो देखिए परीक्षा का अब आप समझ लीजिए कि पेपर होते कैसे है, तो पैटर्न को भी आप समझ लीजिए कि पैटर्न कैसे होता है। देखिए इन सभी पदों के लिए जो पैटर्न होता है, तो आपका पेपर जो होता है वो 3 स्टेज में पेपर होता है, 3 स्टेज में पेपर होता है, 3 स्टेज में पेपर होता है। पहला स्टेज को बोलते हैं प्रीलिम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रीलिम्स। दूसरा बोलते हैं मेंस एग्जाम बोलते हैं, मेंस एग्जाम बोलते हैं, और तीसरा को हम इंटरव्यू का नाम दिया जाता है। ठीक, प्रीलिम्स में जो होते हैं, प्रीलिम्स के पेपर में देखिए 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर जीएस पेपर फर्स्ट और एक होता है जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 जो है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और आपको 100 में से 33 क्वेश्चन सही करने होते हैं, मतलब 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है। 33 क्वेश्चन सही मतलब आपको इसमें 66 मार्क्स पाना अनिवार्य है इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। यदि आप 66 मार्क्स नहीं पाएंगे तो आप प्री क्वालिफाई नहीं होंगे। ठीक, अब आते हैं हम जीएस के फर्स्ट पेपर में। देखिए जीएस के फर्स्ट पेपर में जो होते हैं वो टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन जो है 1.33 मार्क्स का होता है, टोटल मार्क्स होता है 200 मार्क्स का पेपर ये होता है। अब इसमें जो है आप जितने अच्छे
करेंगे आप तभी क्वालिफाई होंगे। यदि आप स्पेशल डिग्री के कैंडिडेट हैं, मतलब आपने बीएड किया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि यदि आप अगर समझ लीजिएगा कि यदि आप 150 में से 150 में से, मैं केवल बात यहाँ पे क्वेश्चन की कर रहा हूँ, यदि आपने 150 में से लगभग यदि आपने 80 से लेकर 85 क्वेश्चन सही कर लिए, 80 से 85 क्वेश्चन सही कर लिए, तो आप एकदम मान के चलिए कि आपका होना तय है। अभी बहुत लोग कहेंगे कि सर इतनी कटाव तो बाकी की भी जाती थी, पहले जाती थी। मतलब क्या है कि आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 80 मार्क्स है, वो 80 मार्क्स है। यानी कम से कम आपको 60 क्वेश्चन तो सही करना ही पड़ेगा, और 60 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आप और जोड़ लीजिए। यदि आपने 80 क्वेश्चन एकदम सही कर लिए और आपने बीएड किया है, पीजी किया है, तो आप यकीन मानिए कि आप प्री परीक्षा पास हो जाएंगे। अभी आपको मैं प्री परीक्षा का भी पाठ्यक्रम बता रहा हूं, ठीक है। प्री परीक्षा के मार्क्स जोड़े नहीं जाते। अब देखिए जो मेंस का जो पेपर होता है, तो मेंस का जो पेपर होता है, ये टोटल पेपर होता है 1500 मार्क्स का पेपर होता है। 1500 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें जीएस के जो होते हैं, जिसमें जीएस के टोटल 6 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? तो 6 पेपर होते हैं। हर पेपर 200 मार्क्स, यानी जीएस का फर्स्ट पेपर होगा, ये 200 मार्क्स का होगा। ऐसे जीएस 2 होगा, ये भी 200 मार्क्स का होगा। ऐसे जीएस 3, जीएस 4, जीएस 5, जीएस 6 होंगे। यानी जीएस थर्ड, ठीक, जीएस थर्ड, जीएस 4, जीएस 5 और जीएस 6, ये सभी 200 मार्क्स के होते हैं, सभी 200 मार्क्स के होते हैं। मतलब आपका जो टोटल जीएस होगा, ये 1200 मार्क्स का जीएस का पेपर होगा, ठीक, 1200 मार्क्स का आपका जीएस का पेपर होगा। इसके बाद आपके 2 पेपर और होते हैं। तो वो पेपर कौन कौन से होते हैं? तो एक पेपर आपका होता है सामान्य हिंदी का पेपर होता है, सामान्य हिंदी का पेपर होता है, और हिंदी का पेपर आपको हिंदी में ही लिखना है। ये पेपर 150 मार्क्स का होता है। एक पेपर आपका निबंध का होता है, ठीक है, निबंध का एक पेपर होता है, ये भी 150 मार्क्स का होता है। मतलब ये 300 और ये 1200 मिला के टोटल 1500 मार्क्स के पेपर होते हैं। अगर देखिए यदि आप बीएड डिग्रीधारी हैं और आप वर्किंग हैं, तो आप यकीन मान के चलिए, यदि अगर आपको चाहिए कि नहीं श्योर शॉर्ट मेरा सिलेक्शन होना तय है, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, तो आप अधिकतम बोल रहा हूँ, अधिकतम मैं बोल रहा हूँ कि आप अधिकतम 800 मार्क्स ले आइए, अधिकतम 800 मार्क्स ले आइए। कितने में से? तो आप 800 मार्क्स ले आइए टोटल 1600 मार्क्स से, टोटल 1600 मार्क्स से। यदि आप मुख्य परीक्षा में 800 मार्क्स पाते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप ये पद तो पाएंगे ही पाएंगे, इससे अन्य अच्छे पद भी आप पा सकते हैं। तो ये आपको करना होगा। अब आते हैं कि जीएस का पेपर, जो प्री का पेपर होता है, तो प्री के पेपर का सिलेबस क्या है। देखिए प्री के पेपर का सिलेबस को भी आप समझ लीजिएगा। मेंस का जो सिलेबस होगा वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि 6 पेपर का सिलेबस है। अगर लगूंगा मैं बताने तो आपके मन में बहुत कंफ्यूजन होगा। पहली बात यह है कि आप पेपर हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में, जिस मीडियम के आप विद्यार्थी उस मीडियम में पेपर दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि लोक सेवा आयोग का पेपर देते समय आप हमेशा मीडियम वो चूज करिएगा कि जिस मीडियम में आपको लगता है कि आप सबसे सही उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में आपको लिखना होता है और आपके लिखने की आदत छूट चुकी होती है, ठीक। अमूमन क्या होता है कि जीआईसी प्रिंसिपल, डायरेक्ट लेक्चरर, सीनियर डायरेक्ट लेक्चरर के लिए वो लोग क्या होते हैं, प्रयास करते हैं जो लोग ऑलरेडी टीचिंग फील्ड में इंटरेस्टेड होते हैं या फिर जिन्होंने कर रखा हो। तो ठीक इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्री के पेपर में क्या होता है, तो प्री के पेपर में आपको जीएस पेपर फर्स्ट जो है, तो जीएस पेपर फर्स्ट में टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन आते हैं कहाँ से, तो आप ये भी समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन आता है किससे? इंडियन हिस्ट्री से, इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में क्या क्या? तो भारतीय में एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया प्लस मॉडर्न इंडिया, प्लस मॉडर्न इंडिया से। दूसरा महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है वो है इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से आएंगे। तीसरा सब्जेक्ट है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी सबसे क्वेश्चन आएंगे। फिर आपसे जनरल साइंस से क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक, ये कैसे आते हैं? उसके बाद हमारे पास इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं।
फिर हमारे पास इंडियन इकोनॉमी से सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारे पास करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन यूपी स्पेशल से आते हैं। तो ये इन टॉपिक से टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। यदि आप जान लीजिएगा एक निश्चित दिशा में तैयारी करेंगे तो प्री पास किया जा सकता है बड़े आराम से, क्योंकि जो स्पेशल डिग्री के जो पोस्टें होते हैं उनकी कट ऑफ कम जाती है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप जब परीक्षा को दे रहे हैं तो आप केवल स्पेशल डिग्री के पदों के लिए ही क्यों दें, तो जितने पद हो सकते हैं आप सबके लिए दीजिए। ठीक, इसकी तैयारी करने के लिए आप देखिए मार्केट में बहुत सारी कोचिंग हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जो चलाते हैं, आप किसी से भी जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। कुछ बातें आपको बता दूं मेरे बारे में, आप लोग जो पूछते हैं कि सर बैच कैसे है क्या है, तो देखिए हमारा एक 5 मई से हमारा एक बैच स्टार्ट हुआ है, 5 मई से हमारा एक बैच स्टार्ट हुआ है जिसका हमने नाम रखा है GIC सुपर 50। GIC सुपर 50, सुपर 50 नाम रखने के पीछे कारण क्या है कि सुपर 50 में इस बैच में केवल 50 एडमिशन ही लिए जाएंगे, क्योंकि ये जो पद है GIC प्रिंसिपल का, डायट लेक्चरर का या सीनियर डायट लेक्चरर का, अमूमन इस पदों को परीक्षा देने वाले जो लोग होते हैं वर्किंग होते हैं। तो देखिए जब आप किसी वर्किंग कैंडिडेट को पढ़ा रहे होते हैं, अमूमन क्या होता है इसकी परीक्षा वर्किंग कैंडिडेट जब देंगे तो वो काम कर रहे होते हैं। अब घंटे उनके लिए भी 24 हैं, घंटे उनके लिए भी 24 है, जिसमें से उनकी 10 घंटे की जॉब है, 8 घंटे का स्कूल, 6 घंटे का स्कूल, 1 घंटे आना, 1 घंटे जाना, 2 घंटे मैंने अन्य ले लिए। अब उनके पास जान लीजिएगा अपनी 8 घंटे, मतलब अगर वो 6 घंटे अगर सोते हो और 2 घंटे काम करते हो, यदि आप समझ लीजिएगा लगातार पर डे यदि आप 4 घंटे दे सकते हैं, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ कम से कम 4 घंटे, अगर 4 घंटे आप दे सकते हैं, 4 से 5 घंटे पढ़ सकते हैं, तभी जाके हमारा GIC सुपर 50 का बैच लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि होगा होगा नहीं, ये मुझे कहने में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि कंपटीशन का लेवल ठीक ठाक है। अब यदि आप अध्यापक के पद पर हैं और आप अध्यापक से अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी होगी, हम मेहनत करते हैं, हम आपसे मेहनत कराएंगे, ये हमारी श्योरिटी है। हमारा जो GIC सुपर 50 बैच है, इस बैच के बारे में आपको मैं कुछ चीज़ें और बता दूं। देखिए हम आपको इस बैच में सुपर 50 बैच में सबसे पहले आपको हम जो मेंस एग्ज़ाम है तो आपको मेंस एग्ज़ाम हम पढ़ाएंगे, साथ साथ आपको हम प्री एग्ज़ाम भी पढ़ाएंगे। मेंस एग्ज़ाम कब तक पढ़ाएंगे, तो देखिए आज हमारा 6 मई है, 6 मई है, मतलब मेंस एग्ज़ाम आपको हम मई महीना, जून, जुलाई और अगस्त इन 4 महीने आपको हम मेंस पढ़ाएंगे, प्लस प्री भी पढ़ाएंगे, लेकिन प्री कम पढ़ाएंगे। अब देखिए इसके बाद हमारा जो महीना आएगा, इसके बाद हमारा जो महीना आएगा वो आएगा सितंबर, वो आएगा अक्टूबर और वो आएगा नवंबर। आपका जो प्री का पेपर है वो 6 दिसंबर को होना है, 6 दिसंबर को होना है। इन 3 महीनों को जो है हम आपको यानी इसका वेटेज कम कर देंगे और मैक्सिमम आपको पढ़ाएंगे क्या, सितंबर में आपको हम ये पढ़ाएंगे, लेकिन अक्टूबर नवंबर में आपको केवल प्री एग्जाम के लिए हम बार बार रिवाइज करा के, बार बार प्रैक्टिस करा के, आपको टेस्ट पेपर दिला दे के इतना प्रिपेयर कराएंगे ताकि आपका प्री एग्जाम रुके नहीं। क्योंकि देखिए यदि आपका प्री एग्जाम रुक गया तो आपकी पूरी मेहनत, पूरा साल, पूरी एनर्जी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि प्री एग्जाम वास्तव में एक टफ एग्जाम है। क्योंकि आप ये सोचिए कि जो बच्चा 21-22 साल का है वो भी पेपर देगा, जो बच्चा 40 साल का भी पेपर देगा, और बेरोजगारी का लेवल आप देख चुके हैं। 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद जान लीजिएगा कि लोगों का जो है गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ रुझान बढ़ा हुआ है, रुझान बढ़ा हुआ। तो यदि अगर आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता हो, पढ़ने की क्षमता हो, 4 से 5 घंटे प्रतिदिन दे सकते हैं, हमारे अनुसार पढ़ सकते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िएगा। वरना मार्केट में बहुत सारी कोचिंगें चलती हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, आप किसी के साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। सुपर 50 के देखिए क्या है, सुपर 50 की सबसे खूबसूरती क्या है कि ये बैच हमारा जो है ये मेंटोरशिप बैच है, मेंटोरशिप बैच है। मतलब क्या है कि इसमें आपको वीकली और डेली टारगेट आपको दिए जाएंगे, आपको कॉल होगा, मतलब आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे, प्रॉपर नोट्स भी मिलेगी और बताया भी जाएगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना। यानी आपके साथ हम कदम दर कदम मिलाकर तब तक चलेंगे जब तक परीक्षा आपकी पूरी हो नहीं जाएगी। फीस हमारी 1 टाइम पेमेंट होती है। फीस के बारे में विशेष जानकारी के लिए आप नंबर पे कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत अगर आपको तैयारी करनी है तो आप ये मत सोचिए कि जब विज्ञापन आएगा तब मैं तैयारी शुरू करूंगा। यदि आपको इन पदों पर
सेलेक्ट होना है तो अपनी तैयारी को आज से ही स्टार्ट करिए, आज से ही स्टार्ट करिए, क्योंकि जैसे जैसे आप लेट करेंगे तो आपका कन्फ्यूज़न बढ़ेगा, आपको एंजाइटी बढ़ेगी। सिलेक्शन लेना हो तो तैयारी को शुरू करिए। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप व्हाट्सएप करिए, कमेंट करिए, हमसे पूछिए, हम आपको हर प्रश्न का जवाब देंगे। आप चाहे हमसे बैच लीजिए चाहे मत लीजिए। ये सिंपल सिंपल सी बातें थी, ये बातें मुझे आपके साथ करनी थी। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर से बातें होंगी। यदि आपके मन में कोई शंका हो। नमस्कार।